Hello everyone, this is Rohit Kumar here and you all are watching my geography class. This is the first part of geography chapter number 2, land, soil, water, natural vegetation and wildlife resources. Today I shall try to explain various topics in this video, so I hope you will get benefit after watching this video. So let's start. First of all, in this video I have to understand the name of this chapter. It means land, soil, water, natural vegetation and wildlife resources. It means इस चैप्टर में हम अपनी अर्थ की लैंड के बारे में, सॉइल के बारे में, वाटर और इसके साथ साथ नेचुरल वेजिटेशन, हमारी जो प्राकृतिक वनस्पतियां हैं उन सब के बारे में, और इनके साथ वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज, हमारे जितने भी वन्य जीवन से संबंधित संसाधन हैं उन सभी के बारे में हम यहाँ इस चैप्टर में समझेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बिफोर स्टार्टिंग द गिवन कॉन्सेप्ट ऑफ दीज पॉइंट्स लाइक सम ऑफ ये, हमें यहाँ कुछ स्टोरीज को समझना होगा जो रिलेटेड हैं हमारे इन टॉपिक से, बट हम अपने अर्थ के डिफरेंट पार्ट में ये हमारे जो कॉन्सेप्ट हैं किस तरह से अपना रोल प्ले करते हैं उनके बारे में यहाँ कुछ स्टोरीज दी गई हैं, उनके माध्यम से हम पहले इस चीज़ को समझेंगे, तब जाकर हम इन्हें डिटेल्ड एक्सप्लेन करेंगे। क्लियर? तो कंटिन्यू करते हैं। इन अ स्मॉल विलेज इन तंजानिया, अफ्रीका, माम्बा गेट्स अप वेरी अर्ली इन द मॉर्निंग टू फैच वाटर। ये तंजानिया जो अफ्रीका का एक छोटा सा गांव है, वहाँ पर माम्बा जो है वो पानी लाने के लिए बहुत अर्ली मॉर्निंग में बहुत जल्दी उठ जाती है। फैच यानी कि लाना होता है, उसे वाटर जो है लाना होता है, तो उसके लिए माम्बा जो है अफ्रीका के छोटे गांव तंजानिया में अर्ली मॉर्निंग उठने का काम करती है। शी हैज़ टू वॉक अ लॉन्ग वे एंड रिटर्न्स आफ्टर अ फ्यू आवर्स। उसे काफ़ी लंबी दूरी पैदल ही तय करनी होती है और वो कुछ घंटों के बाद पानी लेकर वापस लौटती है। शी देन हेल्प्स हर मदर इन द हाउस एंड जॉइन्स हर ब्रदर इन टेकिंग केयर ऑफ देयर गॉड्स। वो जब पानी लेकर वापस लौटती है तो उसके बाद उसे अपनी मदर का हाउस होल्ड एक्टिविटीज़ में हेल्प करनी होती है, और इसके साथ अपने भाइयों के साथ उसे बकरियों की जो गॉट हैं उनकी देखभाल करने में भी अपने ब्रदर्स की हेल्प करनी होती है, उन्हें ज्वाइन करती है वो माम्बा। आगे, ऑल हर फैमिली ओन्स इज अ पीस ऑफ रॉकी लैंड अराउंड देयर स्मॉल हट। उनके पूरे परिवार के पास एक छोटा जो है लैंड का पीस है, यानी छोटा ज़मीन का भूभाग है, और वो भी चट्टानी भूभाग लैंड का दिया है ना, रॉकी पीस ऑफ लैंड अराउंड देयर स्मॉल हट। उनकी जो झोंपड़ी है उसके चारों ओर एक छोटा सा चट्टानी ज़मीन का पार्ट उनके पास में है। Mamba's father can barely grow some maize and beans on it after toiling hard. माम्बा के जो फादर हैं वो उस छोटी सी ज़मीन के हिस्से पर बहुत हार्ड वर्क करने के बाद में क्या कुछ मक्का और बीन्स पैदा कर पाते हैं, जो बहुत ही मुश्किल से उनके फैमिली सर्वाइवल के लिए सफिशेंट होती है। होल ईयर के लिए वो भी सफिशेंट नहीं रह पाती। आगे, दिस इज़ नॉट एनफ टू फीड देयर फैमिली फॉर द होल। माम्बा के फादर जो अपनी उस छोटी सी रॉकी लैंड पर जो है कुछ मक्का और बीन्स पैदा करते हैं, सैम की फली, वो उनके होल ईयर के लिए, उनकी पूरी फैमिली के लिए सफिशेंट अमाउंट में नहीं पैदा हो पाती। क्लियर? आगे नेक्स्ट, ये तो था एक माम्बा के लिए जो कहाँ रहती है, अफ्रीका के तंजानिया नामक एक छोटे से गाँव में। अब ये दूसरी बच्चे की स्टोरी दी है यहाँ से। क्लियर? इसे कंटिन्यू करते हैं हम। तो यहाँ है, पीटर लिव्स इन द हार्ट ऑफ द शीप रियरिंग रीजन इन न्यूजीलैंड वेयर हिज फैमिली रन्स अ वूल प्रोसेसिंग फैक्ट्री। पीटर नाम का एक बच्चा है जो न्यूजीलैंड के जो शीप रियरिंग एरिया है, न्यूजीलैंड का जो शीप रियरिंग एरिया है उसमें वो रहता है अपनी फैमिली के साथ, और उनकी फैमिली का एक वूल प्रोसेसिंग फैक्ट्री का भी वर्क है। पीटर की फैमिली का या उनके पेरेंट्स का वूल प्रोसेसिंग फैक्ट्री का भी वर्क है।
एवरी डे व्हेन ही रिटर्न्स फ्रॉम स्कूल पीटर वॉच हिज अंकल टेकिंग केयर ऑफ देयर शीप। जब भी रोज़ाना पीटर स्कूल से वापस लौटता है तो वो अपने अंकल को उनकी शीप जो हैं उनकी देखभाल करते हुए पाता है। देयर शीप यार्ड इज सिचुएटेड ऑन अ वाइड ग्रासी प्लेन विद हिल्स इन द फार डिस्टेंस। और उनका जो शीप रियरिंग का जो उनका वो है, पीटर का जो शीप रियरिंग का जो यार्ड होता है उन जहाँ पर शीप रखी जाती हैं, तो वो जो सिचुएटेड है वो वाइड ग्रासी प्लेन एरिया में हिल्स के पास इन द फार डिस्टेंस। उनके पीटर के घर से काफ़ी दूरी पर जो प्लेन हिल्स है उस पर जो ग्रासी एरिया है वहाँ पर उनका शीप का यार्ड है जहाँ पर शीप रखी जाती हैं। क्लियर? इट इज़ मैनेज्ड इन अ साइंटिफिक वे यूजिंग द लेटेस्ट टेक्नोलॉजी। और वहाँ उन शीप को एक इस तरह से मैनेज किया जाता है कि साइंटिफिक वे में और लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के साथ वहाँ शीप की जो रियरिंग है वो की जाती है। पीटर्स फैमिली ऑल्सो ग्रो वेजिटेबल्स थ्रू ऑर्गेनिक फार्मिंग। इसके अलावा पीटर की जो फैमिली है या पीटर के जो फैमिली मेम्बर्स हैं वो वेजिटेबल भी ग्रो करने का काम करते हैं। किसके माध्यम से? ऑर्गेनिक फार्मिंग के माध्यम से, जैविक कृषि के माध्यम से उसके पेरेंट्स सब्जियां उगाने का काम भी करते हैं। तो पीटर की फैमिली का जो सर्वाइवल है वो बेटर है क्योंकि इनके पास अपनी जो है शीप रियरिंग का फैक्ट्री है और वेजिटेबल्स भी ग्रो करते हैं ऑर्गेनिक फार्मिंग से। जबकि जो माम्बा है, माम्बा की कंडीशन कैसी है? बहुत ही वर्स्ट है। उनके पास अपनी लैंड भी बहुत कम है जिस पर वो केवल क्या ग्रो करते हैं? कुछ मक्का और बीन्स, वो भी इतनी कि वो पूरे साल के लिए उनकी सफिशिएंट नहीं होती। तो दो अलग अलग एरिया हैं, ये अफ्रीका का है और ये कहाँ का है? न्यूजीलैंड का। दोनों एरियाओं की जियोग्राफिकल कंडीशंस डिफर हैं, सिचुएशन अलग हैं। आगे हम बात करते हैं इसी में। माम्बा एंड पीटर स्टे इन 2 डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड एंड लीड वेरी डिफरेंट लाइफ्स। दिया है यहाँ, माम्बा और पीटर दोनों ही वर्ल्ड के 2 अलग अलग हिस्सों में रहते हैं और दोनों ही अलग अलग तरह की जीवन को पास आउट करते हैं, जीते हैं। दिस डिफरेंस इज बिकॉज ऑफ द डिफरेंसेज इन द क्वालिटी ऑफ लैंड। यहाँ से मेन चीज़ है सॉइल, वाटर, नेचुरल वेजिटेशन, एनिमल्स एंड द यूसेज ऑफ टेक्नोलॉजी। इन दोनों बच्चों की जो लाइफ स्टाइल में डिफरेंस है वो डिफरेंस इसलिए क्रिएट होता है क्योंकि इन दोनों एरियाओं की लैंड की क्वालिटी, सॉइल, वहाँ की जो अवेलेबिलिटी ऑफ सॉइल है किस टाइप की है, वाटर की अवेलेबिलिटी, नेचुरल वेजिटेशंस, एनिमल्स और उनके जो डिफरेंट टेक्नोलॉजी वो यूज कर रहे हैं उनके सिचुएशन में काफ़ी डिफरेंट हैं। कहीं पर किसी टाइप की लैंड है, कहीं पर किसी टाइप की है, कहीं सॉइल किस टाइप की है, कहीं किसी टाइप की। तो इन दोनों चीज़ों में काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस हैं जिन दोनों वजहों से दोनों प्लेस की जो कंडीशंस हैं वो काफ़ी डिफर हैं। द अवेलेबिलिटी ऑफ सच रिसोर्सेज इज़ द मेन रीजन प्लेसेज डिफर फ्रॉम ईच अदर। और ये जो हमने अभी बताए हैं पॉइंट कि लैंड, सॉइल, वाटर, नेचुरल वेजिटेशन, एनिमल और द यूजेज ऑफ टेक्नोलॉजी, इन्हीं कुछ रिसोर्सेज की वजह से ये जो यही मेन रीजन है जिनकी वजह से ये प्लेस आपस में एक दूसरे से डिफर होते हैं। आई होप यू ऑल आर क्लियरली अंडरस्टैंड फॉर द कॉन्सेप्ट ऑफ दिस चैप्टर। अब हम अपने चैप्टर के फर्स्ट पॉइंट को ब्रीफली एक्सप्लेन करेंगे जो है हमारा लैंड। क्लियर? तो कंटिन्यू। लैंड इज अमंग द मोस्ट इम्पोर्टेंट नेचुरल रिसोर्सेज। इन सभी चीज में जो है जितने भी हमारे नेचुरल रिसोर्सेज हैं इन सभी में लैंड हमारा सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट नेचुरल रिसोर्स है। ये इट कवर्स ओनली अबाउट 30% ऑफ द टोटल एरिया ऑफ द अर्थ सरफेस एंड ऑल पार्ट्स ऑफ दिस स्मॉल परसेंटेज आर नॉट हैबिटेबल। लैंड का जितना भी हमारी अर्थ सरफेस का टोटल एरिया है, टोटल एरिया ऑफ अर्थ सरफेस, उसका लगभग 30%, ओनली 30% ही ऐसा है जिस पर ह्यूमन बींग लिव करते हैं एंड ऑल पार्ट्स ऑफ दिस स्मॉल परसेंटेज आर नॉट हैबिटेबल। और इसका भी ये 30% जो है उससे भी कम ही हैबिटेबल है। बाकी जो अप्रॉक्सीमेटली 70% बचता है वो हैबिटेबल
नहीं है, यानी उस पर ह्यूमन बींग लिव नहीं करते हैं। क्लियर? द अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड इज मेनली ड्यू टू वेरिड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लैंड एंड क्लाइमेट। ये यहाँ से मोस्ट इम्पोर्टेंट हो जाता है कि हमारी जो लैंड है उसके डिफरेंट पार्टों पर, वर्ल्ड के डिफरेंट पार्टों में पॉपुलेशन का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो अनइवन है। क्या सभी जगह एक जैसी पॉपुलेशन पाई जाती है? इंडिया में जो पॉपुलेशन है वही क्या चाइना में है, वही क्या साउथ अफ्रीका में है, वही अमेरिका में है? नहीं, सभी जगह की पॉपुलेशन में डिफरेंट है। क्योंकि वहाँ किस वजह से? ड्यू टू द वेरिड करेक्टरिस्टिक्स ऑफ लैंड एंड क्लाइमेट। क्योंकि हर एक जगह की जो लैंड है और वहाँ की क्लाइमेट है वो सब काफ़ी डिफर होती हैं, जिस वजह से मोस्टली पॉपुलेशन ऐसे एरियाज में लिव करना प्रीफरेंस करती है जहाँ सूटेबल क्लाइमेट हो और वहाँ की लैंड भी पीपल्स के लिए सफिशिएंट हो और जो है इसके साथ ही फर्टाइल हो। आगे हम इसमें और ज़्यादा डिस्क्रिप्शन करेंगे। द रग्ड टोपोग्राफी, स्टीप स्लोप्स ऑफ द माउंटेन्स, लो लाइंग एरियाज सस्पेप्टेबल टू waterlogging, desert areas, thick forested areas are normally sparsely populated और uninhabited। यहाँ पर जो ये बताया गया है ये बताना चाहते हैं कि आपका जो रग्ड टोपोग्राफी है, आपका जो उबड़ खाबड़ वाला एरिया है, स्टीप स्लोप्स गहरी घाटियाँ माउंटेनों की, लो लाइंग एरियाज जहाँ पर वाटर नीचे की तरफ जो ढलान वाला एरिया है और जहाँ पर पानी बहुत ज़्यादा आ जाता है वो, इसके अलावा डेजर्ट एरियाज, थिक फॉरेस्ट घने जंगल वाला एरिया, ये सब कैसे हैं? मोस्टली नॉर्मली स्पेसली पॉपुलेटेड, स्पेसली यानी बहुत कम संख्या में जहाँ पर लोग रहते हों, स्पेशली बहुत कम। क्लियर? ये सब ऐसे एरिया हैं जहाँ पर लोग कम रहना पसंद करते हैं। लाइक डेजर्ट एरिया में कम लोग रहते हैं, फिर जहाँ घने जंगल होते हैं वहाँ भी लोग कम रहते हैं, और ऐसे एरिया जहाँ पर पानी बहुत ज़्यादा आ जाता है तो वहाँ भी लोग कम रहते हैं, गहरी घाटियों में कम रहते हैं, और रग्ड टोपोग्राफी यानी ऊबड़ खाबड़ वाले जो स्थलाकृतियाँ हैं वहाँ भी, माउंटेन एरियाओं में भी लोग कम रहना पसंद करते हैं। आगे प्लेन्स एंड रिवर, ये यहाँ मोस्ट हो जाता है। प्लेन्स एंड रिवर वैलीज ऑफर सूटेबल लैंड फॉर एग्रीकल्चर। आपका जो प्लेन एरिया है और जो रिवर वैली एरिया है ये आपके एग्रीकल्चर के लिए सूटेबल लैंड प्रोवाइड करते हैं। हैंस दीज आर द डेंसली पॉपुलेटेड एरियाज ऑफ द वर्ल्ड, और इसीलिए ये वर्ल्ड के ऐसे एरिया हैं जहाँ पर बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन पाई जाती है। ये डेंस मीन्स बहुत ज़्यादा। क्लियर? ठीक। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा लैंड यूज। लैंड इज यूज्ड फॉर डिफरेंट पर्पज सच एज एग्रीकल्चर, फॉरेस्ट्री, mining, building houses, roads and setting up of industries. This is commonly termed as land use. लैंड का यूज हम अपने डिफरेंट पर्पज़ के लिए करते हैं, जैसे कि खेती के लिए है, फॉरेस्ट्री के लिए है, माइनिंगों के लिए, बिल्डिंग बनाने के लिए, हाउस बनाने के लिए, रोड बनाने के लिए, डिफरेंट पर्पज़ के लिए, या इंडस्ट्री सेटअप करने के लिए। तो ये सब हमारे क्या कहलाएंगे? लैंड यूज। कि हम अपनी जो भूमि है उसका उपयोग किस लिए कर रहे हैं? डिफरेंट उपयोग के लिए। तो हमारा वो क्या कहलाया? भूमि का उपयोग। कैन यू लिस्ट आउट द डिफरेंट वेज इन विच माम्बाज एंड पीटर्स फैमिली यूज देयर लैंड? क्या आप उन डिफरेंट टाइप कैटेगरीज को डिस्क्राइब कर सकते हैं कि जिनमें माम्बा की फैमिली और पीटर की फैमिली अपनी लैंड का यूज कर रहे थे? वो आपको यहाँ बनाना है। आगे, The use of land is determined by physical factors such as topography, soil, climate, minerals and availability of water. ये यहाँ से इम्पोर्टेंट पार्ट हमारे स्टार्ट होते हैं। हमारी जो लैंड का यूज है उसको कुछ फिजिकल फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं। वो फिजिकल फैक्टर है हमारा टोपोग्राफी। हमारे लैंड की जो वो फर्स्ट लेयर है वो कैसी है, ऊपरी लेयर जो है वो कैसी है, टोपोग्राफी। सॉइल उस पर कैसी पाई जाती है, उस एरिया का क्लाइमेट कैसा है, वहाँ पर मिनरल्स कौन कौन से पाए जाते हैं, और वाटर वहाँ पर कितने लेवल तक अवेलेबल है। ये कुछ ऐसे फिजिकल फैक्टर्स हैं जो हमारे लैंड को डिफरेंट यूज के लिए
यूजेबल बनाते हैं कि हम उसे किस यूज में यूज ले सकते हैं। ठीक है, अगर ये सब चीज़ें बेहतर तरीके की हैं तो वहाँ एग्रीकल्चर बेहतर हो सकती है। कहीं पर मिनरल्स अच्छे मिलते हैं तो वहाँ हम इंडस्ट्रीज सेटअप कर सकते हैं। कहीं की क्लाइमेट अच्छी है तो हम वहाँ पर अपने लिए हाउसिंग सेक्टर बना सकते हैं। और कहीं की जो अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर अच्छा है और सॉइल भी बेटर है, फर्टाइल है, तो हम एग्रीकल्चर करेंगे और इसके साथ साथ अपने हाउस को भी अपने आसपास ही बनाने की कोशिश करते हैं। और जो ये चीज़ें सूटेबल नहीं हैं तो वहाँ पर क्या होगा, घने जंगल पाए जाएंगे और वहाँ लोग कम रहना पसंद करेंगे। तो दीज आर द फिजिकल फैक्टर्स जो लैंड के डिफरेंट यूज को अफेक्ट करने का काम करते हैं। क्लियर हो गया होगा। आगे, ह्यूमन फैक्टर्स सच एज पॉपुलेशन एंड टेक्नोलॉजी आर ऑल्सो इम्पोर्टेंट डिटर्मिनेंट ऑफ लैंड यूज पैटर्न। इसके अलावा कुछ मानवीय फैक्टर्स, ये तो थे फिजिकल फैक्टर, अब कुछ मानवीय फैक्टर जैसे कि पॉपुलेशन और टेक्नोलॉजी, ये दोनों भी ऐसे इम्पोर्टेंट फैक्टर हैं जो लैंड के यूज को डिटरमाइंट करने में मदद करते हैं कि वहाँ की पॉपुलेशन कितनी आ रही है और टेक्नोलॉजी हम किस टाइप की यूज कर रहे हैं, जिससे कि हम अपने लैंड को अपने यूज के अकॉर्डिंग जो हमारी नीड है उसको फुलफ़िल कर सकें। लैंड कैन ऑल्सो बी क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप। अब हम लैंड का क्लासिफिकेशन कर रहे हैं। यहाँ पर हम लैंड को अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग क्लासिफाई कर सकते हैं। अगर ऑन द बेस ऑफ ओनरशिप हम लैंड को क्लासिफाई करेंगे तो वो 2 टाइप में आएगा, प्राइवेट लैंड एंड कम्युनिटी लैंड। ऑन द बेस ऑफ ओनरशिप कि निजी भूमि और संयुक्त भूमि या सामुदायिक भूमि, कम्युनिटी मीन्स सामुदायिक। तो प्राइवेट लैंड इज ओन्ड बाय इंडिविजुअल, whereas community land is owned by the community for common use like collection of fodder, fruits, nuts और medicinal herbs। प्राइवेट लैंड वो ज़मीन है जिस पर किसी एक व्यक्ति का अधिकार होता है, और कम्युनिटी लैंड वो भूमि का पीस जिस पर भूमि के एक समुदाय का मालिकाना हक है और वो उसमें सभी लोगों के भले के लिए उनके फॉडर है या फ्रूट हैं, नट हैं, मेडिसिनल हर्ब्स हैं, उनको ग्रो करने का काम करते हैं। और ये सब पूरे ग्रुप के लिए होता है, पूरी कम्युनिटी के लिए। दीज कम्युनिटी लैंड्स आर ऑल्सो कॉल्ड कॉमन प्रॉपर्टी रिसोर्स, और इसीलिए हम इस कम्युनिटी लैंड को कॉमन प्रॉपर्टी रिसोर्स भी कहते हैं, क्योंकि यहाँ पर सभी लोगों के लिए उस लैंड से जो आइटम्स हैं, थिंग्स हैं, वो अवेलेबल होती हैं। क्लियर? People and their demands are ever growing, but the availability of land is limited. लोग और उनकी इच्छाएं जो हैं वो समय के साथ लगातार ग्रो करती जा रही हैं, लेकिन हमारे पास जो भूमि है वो लिमिटेड है। द क्वालिटी ऑफ लैंड इज आल्सो डिफर फ्रॉम प्लेस टू प्लेसेस। इसके अलावा भूमि की जो अवेलेबिलिटी ऑफ क्वालिटी है, एक तो भूमि की अवेलेबिलिटी और इसके साथ साथ लैंड की क्वालिटी, वो दोनों अलग अलग जगहों पर डिफरेंट टाइप की पाई जाती हैं। क्या सभी जगह एक जैसी लैंड है? नहीं है। ऊपर हमने बात की उनकी क्वालिटी में डिफरेंस है, तो ये भी जो है अफेक्ट डालने वाला फैक्टर है। पीपल स्टार्टेड एनक्रोचिंग द कॉमन लैंड्स टू बिल्ड अप कॉमर्शियल एरियाज, हाउसिंग कॉम्प्लेक्स इन द अर्बन एरियाज एंड टू एक्सपेंड द एग्रीकल्चरल लैंड इन द रूरल एरियाज। लोगों ने कॉमन ज़मीन पर, जो कॉमन लैंड है आपकी, ये जो कॉमन प्रॉपर्टी रिसोर्स है, इस सामुदायिक भूमि पर क्या करना शुरू कर दिया? कॉमर्शियल एरियाज बिल्डअप करने शुरू कर दिए, व्यापारिक क्षेत्र बनाने शुरू कर दिए। और अर्बन एरियाज में हाउसिंग कॉम्प्लेक्स बनाने शुरू कर दिए। इसके अलावा एंड टू एक्सपेंड द एग्रीकल्चरल लैंड इन द रूरल एरियाज, और रूरल एरियाज में जो एग्रीकल्चरल लैंड है उसको भी बहुत ज़्यादा एक्सपेंड करना शुरू कर दिया, फैलाना शुरू कर दिया, उसमें भी ग्रोथ करते जा रहे हैं। टुडे द वास्ट चेंजेस इन द लैंड यूज पैटर्न आर ऑल्सो रिफ्लेक्ट द कल्चरल चेंजेस इन आवर सोसाइटी। आज के समय में हमारी जो भूमि का उपयोग है, लैंड का जो यूज पैटर्न है, उसमें हमने बहुत सारे चेंजेस लाकर अपने कल्चरल सोसाइटी के जो हमारे कल्चरल चेंजेस हैं उनमें हमने बहुत ज़्यादा परिवर्तन लाना शुरू कर दिया है। लैंड डिग्रेडेशन, लैंडस्लाइड्स, सॉइल इरोजन,
डिसर्टिफिकेशन आर द मेजर थ्रेट्स टू द एनवायरनमेंट बिकॉज ऑफ द एक्सपेंशन ऑफ एग्रीकल्चर एंड कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़। हमारे अपने फ़ायदे की वजह से जो हम लैंड का अपने फ़ायदे के लिए बहुत ज़्यादा उपयोग करते जा रहे हैं, उन्हीं की वजह से हमारी सोसाइटी में लैंड का डिग्रेडेशन होना शुरू हो गया, लैंडस्लाइड होने लगी हैं, लैंड सॉइल इरोजन का डिसर्टिफिकेशन होने लगा। ये कुछ ऐसे मेजर थ्रेट हैं जो हमारे एनवायरनमेंट में आज के समय में हमें देखने को मिल रहे हैं, क्योंकि इन सब के रेस्पॉन्सिबिलिटी कहीं ना कहीं हमारे ऊपर ही है। हमने ही इन चीज़ों को जन्म दिया है, क्योंकि हम लैंड को बहुत ज़्यादा उपयोग कर रहे हैं, उसका दोहन करते जा रहे हैं लगातार। बिकॉज ऑफ द एक्सपेंशन ऑफ एग्रीकल्चर एंड कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़, क्योंकि हम लैंड पर बहुत ज़्यादा एग्रीकल्चर प्रोड्यूस करने में लगे हुए हैं कंटिन्यू, और इसके साथ लैंड का कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़ में भी बहुत उपयोग कर रहे हैं, जिससे हम अपने लैंड की जो नेचुरलिटी है उसको बहुत ज़्यादा डिस्ट्रॉय करने में लगे हुए हैं, जिनकी वजह से क्या हो रहा है, लैंड डिग्रेड हो रही हैं, लैंडस्लाइड आ रही हैं, सॉइल इरोज हो रही है और डिसर्टिफिकेशन हो रहा है। क्लियर? थैंक यू। आगे हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा कंजर्वेशन ऑफ लैंड रिसोर्सेज। हम अपने लैंड रिसोर्सेज को कैसे कंजर्व करेंगे, तो इसको हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। थैंक यू। हैव अ नाइस डे फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।